नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के जेईई करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है बेसिकली आपका 24 सितंबर और आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करें। इसके पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट जो कि मैं डेली आपसे करता हूं और वो ये कि प्लीज आप लोग फटाफट जो है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि सभी परीक्षार्थियों को इसका लाभ मिलता रहे। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि जो हमारा लक्ष्य है वो लक्ष्य है कि जो भी आपकी आगामी परीक्षाएं हैं, खासकर दो बहुप्रतिष्ठित जो आपकी परीक्षाएं हैं, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी अर्थात आरओ एआरओ, और साथ ही में जो अभी आपकी 27 अक्टूबर को जो आपकी परीक्षा यूपी पीसीएस की लगी हुई है, ये दोनों एग्जाम हमारे लिए विशेष तौर पर जो है इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके साथ साथ में यदि आप किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे होंगे, यानी कि किसी भी स्टेट का पीसीएस का एग्जाम दे रहे होंगे, जैसे कि अभी हाल ही में बिहार पीसीएस का एग्जाम होने वाला है, तो चाहे वो बिहार पीसीएस का एग्जाम हो, आरएएस अर्थात राजस्थान पीसीएस का एग्जाम हो, एमपी पीसीएस का एग्जाम हो, उन सभी स्टेट पीसीएस के एग्जाम के साथ साथ में जितने भी आप कोई वनडे एग्जाम देते होंगे, चाहे वो आपका सीयूटी का हो या यूजीसी नेट का हो, उन सभी एग्जाम्स के लिए हमारा जो करंट अफेयर्स है वो लाभकारी होता है। तो आपके टच में कोई भी ऐसा अभ्यर्थी हो जो किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, उसको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। ये मेरी छोटी सी आपसे क्या है, हम्बल से रिक्वेस्ट है। तो आइए हम लोग बिना देरी के आज के सेशन को फटाफट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमने लास्ट डे में जो है हमने क्या कुछ पढ़ा था। तो आइए फटाफट हम लोग रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हाल ही में मनोरमा भट्ट जी का निधन हो गया। उनका संबंध किसी से है? तो भाई साहब उनका संबंध जो है क्या है, वो क्या थी, एक लेखिका थी, ठीक है, कन्नड़ लेखिका थी। उनका भी देहांत हो गया है 92 ईयर की एज में। हाल ही में किस देश को कुष्ठ रोग से मुक्त घोषित किया गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, आपके लिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब कोई देश कोई बड़ी डिजीज का उन्मूलन कर लेता है, ठीक है, तो ऐसा प्रश्न दरअसल आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। कुष्ठ रोग जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेप्रोसी बोलते हैं, और इसको हम लोग एमडीटी से क्या कर सकते हैं, इसको जो है खत्म कर सकते हैं। एमडीटी यानी कि मल्टी ड्रग थेरेपी जिसको हम लोग बोलते हैं। आप लोगों ने शायद सुना भी होगा पहले बचपन में, जो अमिताभ बच्चन जी थे वो प्रचार भी करते थे कि एमडीटी तो कुष्ठ को तन से मिटा ही देता है, ऐसा कुछ करके आता था उनका एक एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि बेसिकली क्या है कि जो देश है वो कौन सा है, जॉर्डन है। और जॉर्डन को भी हाल ही में WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दरअसल इसे क्या किया गया है, कुष्ठ रोग मुक्त देश घोषित किया गया है। और ये दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जहां पर लेप्रोसी के केसेस हम नहीं आ रहे हैं। तो अपने आप में एक बड़ी जो है उपलब्धि है जॉर्डन के लिए। इसलिए प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है, याद रखिएगा। इसके अलावा हाल ही में चर्चा में रहा शब्द ब्लाइंड साइट का संबंध किससे है? तो इसका संबंध बेसिकली किससे है, जो दृष्टिहीन होते हैं अर्थात जिनकी दोनों आंखें चली जाती हैं, अर्थात जिनकी रोशनी चली जाती है, वो लोग इस उपकरण का प्रयोग करके अपनी रोशनी को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। एलन मस्क की कंपनी ने इसको भी क्या किया है, बनाया हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, हाल ही में 5वें नदी उत्सव का जो है उद्घाटन किया गया। कहां पर किया गया? तो ये किया गया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र से। और हमने आपको टास्क दिया था कि नदी तंत्र को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि कौन सा नदी कहां से उसका उद्गम क्षेत्र है, कहां पर वो नदी अपना जल छोड़ती है। इसके अलावा जो उसकी सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी होती हैं। कोई पर्टिकुलर नदी है, अगर फॉर एग्जांपल के लिए गंगा नदी है, तो इस गंगा नदी के लेफ्ट से कौन सी नदी मिलती है, राइट से कौन सी नदी मिलती है, पूर्व दिशा से कौन सी मिलती है, पश्चिम दिशा से कौन सी मिलती है। इस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप लोग क्या करिएगा, ड्रेनेज सिस्टम को अर्थात अपवाह तंत्र को अच्छे तरीके से क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा। ओके नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा हैबिटेट्स ट्रस्ट और HCL फाउंडेशन के साथ समुद्री संरक्षण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो बेसिकली भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा दरअसल इस पर साइन किया गया है। इसके अलावा हाल ही में दुग्ध उत्पादन में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश बन गया भाई साहब? वो है आपका भारत देश। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम के पहले जो सेकंड और थर्ड रैंक होगी उसको एक बार आप लोग क्या करिएगा, देख लीजिएगा। ये डेटा ऐसे होते रहते हैं जो बीच बीच में चेंज होते रहते हैं, ओके। तो ये भी आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। चलो इसके आगे, निम्नलिखित में से किस शहर को आदर्श सौर शहर के रूप में घोषित किया गया है? तो अयोध्या, आपके जो अयोध्या शहर है उसको जो है अभी हाल ही में क्या किया गया है, आदर्श सौर शहर के रूप में विकसित किया गया और इसको जो है घोषित किया गया। इसके अलावा भारत द्वारा किस वर्ष तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का जो है क्या किया गया है, लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का लक्ष्य रखा गया है। शब्द क्या आ रहा है आपके सामने, नवीकरणीय। तो ध्यान रखिएगा, नवीकरण जिसको हम क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज बोलते हैं।
तो आपके एग्जाम में नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं, यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। तो इसको आप लोग क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा। आंखें मत बंद रखो, कान खुले रखो, चुपचाप से इसको क्या करना है, रेडी कर लेना है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, चलो नेक्स्ट है। अब कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर आप सभी लोगों ने सही दिया है, हालांकि इसका उत्तर जो है आपके वीडियो में छुपा हुआ था। प्रश्न क्या था कि भारत द्वारा वर्ष 2030 तक कुल कितने गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य निर्धारित किया गया है भाई साहब, तो वो निर्धारित किया गया है 500 गीगावाट का, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट। हाल ही में LCA तेजस की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बन गई हैं, और ये प्रश्न भाई साहब आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने कई बार कहा है, कोई ऐसा प्रश्न जहां पर किसी महिला को खास उपलब्धि मिली हो, किसी महिला ने कुछ चीज जो है पहली बार अचीव की हो, ऐसा प्रश्न दरअसल आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनफैक्ट मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो एक तरीके से पेपर में आउट जैसा प्रश्न रहता है, कि इसका मतलब 99.99% रहता है कि यह प्रश्न आएगा। ऐसे में आप लोग को इस प्रश्न को क्या करना है, रट लेना है। तो बताइए भैया जी, इसका सही उत्तर क्या होगा, मोहना दास, रश्मि सिंह, रवि यादव या फिर पलक वाजपेयी। तो इसका जो सही उत्तर है क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोहना दास इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दैट मींस कि अभी क्या हुआ है, हाल ही में LCA तेजस की पहली महिला फाइटर जो पायलट हैं वो कौन बन गई हैं, मोहना दास बन गई हैं। याद रखिएगा, नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा LCA तेजस को बेसिकली क्या किया गया था, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत इसको बनाया गया, अर्थात पूरी तरीके से क्या है, स्वदेशी है। इसके अलावा LCA तेजस को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के द्वारा क्या किया गया है, विकसित किया गया या फिर बनाया गया है। ऐसे फैक्ट भी आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। कोई चीज अगर बनाई जाती है तो उसको किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, उस पर्टिकुलर कंपनी का नाम आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसने क्या काम किया है। ठीक है, आगे बढ़ो। मोहना सिंह तरंग शक्ति युद्धाभ्यास का हिस्सा थी, जो कि अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। तो यह प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए तुरंत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मोहना सिंह जो है अभी हाल ही में किस युद्धाभ्यास में पार्टिसिपेट की थी, तो तरंग शक्ति 2024 जो है युद्धाभ्यास में, जो कि कहां पर संपन्न हुआ था, राजस्थान के जोधपुर में। यह भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ और मोहना सिंह भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलटों के बैच में शामिल थी। आपको यह भी क्या करना है, विशेष तौर पर ध्यान देना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सूखे से जूझ रहे निम्नलिखित किस देश में भूख से निपटने हेतु 200 हाथियों को मारने का आदेश दिया गया है। यानी कि एक ऐसा देश है जहां पर सूखे की स्थिति हो गई है, और सूखे की स्थिति से अगर होगी तो सिंपल सी बात है, वहां पर अनाज नहीं होगा, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे जल्दी से। ऐसी स्थिति में क्या होगा, खाद्यान्न संकट होगा, और उस खाद्यान्न संकट को पूरा करने के लिए उस पर्टिकुलर देश ने 200 हाथियों को मारने का आदेश दिया है कि 200 हाथियों को मारिए और फिर उनका जो मांस होगा उसको आप लोग खा सकते हैं। वो देश कौन सा है आपके सामने ऑप्शंस हैं, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया या फिर सूरीनाम। तो बताइए भैया इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है आपका क्या, ऑप्शन नंबर क्या, बी, सी, नहीं, ऑप्शन नंबर ए, जिम्बाब्वे। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है। मैं कई बार कहता हूं कि पर्यावरण के प्रति लोग जागरूक नहीं हैं, लोग किताबों में पर्यावरण विषय को पढ़ रहे हैं, और भारत सरकार तो अपने आप में बहुत ही मजेदार है। एक विषय के रूप में यानी कि BSc BA में जब आप ग्रेजुएशन करने जाते होंगे तो आपको 1 साल दिया जाता होगा सिर्फ एनवायरमेंट पढ़ने के लिए, और वो भी क्वालिफाइंग नेचर का बेसिकली होता होगा जहां तक मुझे नॉलेज है। अब मेरे टाइम में तो ऐसा ही था, आपके समय में क्या हो गया मुझे नहीं पता। तो अब आप सोचो कि उस विषय को जिसके लिए जिस पर आप टिके हो, मतलब अगर उस विषय के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो समझ लीजिए कुछ भी आपको नहीं पता है। हम किसके लिए कर रहे हैं, हम अपने जीवन के लिए कर रहे हैं, और यदि हमारा जीवन ही नहीं बचेगा तो फिर क्या होगा। जिस देश में पर्यावरणीय संकट इस व्यापक स्तर पर व्याप्त है, ऐसे देश में पर्यावरण विषय को आप ना तो उसे +2 लेवल पर PGT लेवल पढ़ाया जा रहा है, ना TGT लेवल पर पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, और ना ही हायर एजुकेशन पढ़ाया जा रहा है। डिग्री कोर्स होते भी हैं तो उससे ना तो नौकरियां मिलती हैं, PhD करने के बाद वैकेंसीज नहीं आती हैं। ये अपने आप में क्या है, बहुत जो है दुविधा है।
हर स्टेट का अपना क्या है, एसपीसीबी जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। उत्तर प्रदेश में एसपीसीबी जिसको स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बोलते हैं। भाई साहब उसकी वैकेंसी कब आती है कब नहीं आती किसी को कुछ भी पता नहीं चलता है। सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जिसका मुख्यालय कहां पर है, दिल्ली में है। क्वेश्चन पूछता है सीपीसीबी का मुख्यालय कहां पर है, जो है दिल्ली में है। सीपीसीबी से वैकेंसी आती है उसका भी पता नहीं चलता है। ऐसे स्थिति में पर्यावरण को लेकर के बहुत ही जो है क्या है, जागरूकता नहीं है, और ऐसे में जो है हम पर्यावरण को बहुत ज्यादा हानि पहुंचाते हैं। अब सोचो कि सूखा वहां पर क्यों पड़ा होगा, निश्चित तौर पर पर्यावरणीय कारक जो प्रभावी रहे होंगे वहां पर। भारत में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इनफैक्ट कई जगहों पर ऐसी स्थिति ऑलरेडी उत्पन्न है। तो अगर आप पर्यावरण का ध्यान नहीं देंगे, जल संरक्षण नहीं करेंगे, अन्य संरक्षण नहीं करेंगे, पृथ्वी का वृक्षारोपण नहीं करेंगे, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना। तो पढ़े लिखे हो तो मूर्खों वाला काम नहीं करना है, अच्छा काम करना है, अपने पर्यावरण को कंजर्व करने का काम करना है, एनवायरमेंट को कंजर्व करने का काम करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा। चलो व्याख्या देखिए, हाल ही में सूखे से जूझ रहे जिम्बाब्वे में भूख से निपटने हेतु 200 हाथियों को मारने का आदेश दिया गया है, और तर्क दिया गया है कि क्या कहते हैं इस पर्टिकुलर क्षेत्र में जो है बहुत ज्यादा हाथी हो गए थे। ठीक है, अब ये सब इलॉजिकल चीज है। ठीक है, इकोसिस्टम को आप अपने आप से वो नहीं कह सकते कि ये चीज ज्यादा हो गई ये चीज कम हो गई। नेचर अपने अकॉर्डिंग चीजों को मैनेज करता रहता है। ठीक है, खैर इसी प्रकार हाल ही में क्या हुआ, नामीबिया में भी वहां पर 723 जानवरों को मारने का आदेश दे दिया गया, जिसमें से लगभग 83 एलिफेंट्स है, बाकी अन्य कुछ हिरण है, कुछ अन्य जो है जानवर हैं। बताओ 723 बताओ जानवरों को मारने का आदेश दिया गया। सोचो कितना बड़ा ये अपने आप में जो है संहार है अपने आप में जो जानवरों के प्रति। हम किस दिशा में जा रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं। आज हम ठीक है, आज अनाज है, आप जानवर खा रहे हो, कल को जानवर भी नहीं बचेंगे तब क्या खाओगे, पेड़ नहीं रहेंगे तब क्या खाओगे, खुद को काट काट के खा जाओगे क्या भाई, नहीं होगा ना ऐसा। इसीलिए मैं कहता हूं कि पर्यावरण के प्रति आपकी जागरूकता, आपकी नॉलेज बहुत अहम है। आप सिर्फ इसलिए पढ़ाई ना करें कि आपको एग्जाम में पास होना है, बल्कि आप इसलिए ही पढ़ाई करें कि आपको शिक्षित होना है। ठीक है, और शिक्षित होने के बाद अपने समाज और पर्यावरण के लिए काम करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो इसके अलावा अफ्रीका के कई देश इसमें क्या हो रहे हैं, सूखे की मार झेल रहे हैं। अफ्रीका कंट्री आपको पता है बहुत गर्मी उत्पन्न होती है वहां पर, और चीजें कैसी वहां पर। ऐसे में भूख की समस्या से निजात पाने के लिए जानवरों को मारने का आदेश जारी किया जा रहा है अफ्रीकन कंट्रीज में, याद रखिएगा आप इसको। ठीक है, चलो इसके अलावा हाल ही में दूसरे श्वेत क्रांति यानी कि श्वेत क्रांति 2.0 का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसने किया। आपके सामने ऑप्शन है, नरेंद्र मोदी जी ने, ऑप्शन नंबर बी अमित शाह जी ने, या फिर ऑप्शन नंबर सी निर्मला सीतारमण जी ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए फटाफट इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या, बी अमित शाह जी। और अमित शाह कौन है इस समय, अमित शाह जी इस समय कौन से मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री, उसके साथ साथ में क्या है, गृह मंत्री भी हैं। यानी कि गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय दोनों किसके पास है, जो है अमित शाह जी के पास है। याद रखिएगा इस पॉइंट को। ठीक है, सहकारिता मंत्रालय की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा दरअसल क्या की गई थी। ओके चलो, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में दूसरे श्वेत क्रांति यानी कि श्वेत क्रांति 2.0 का उद्घाटन अमित शाह जो कि सहकारिता मंत्री हैं उनके द्वारा किया गया है। कब किया गया भाई साहब, 19 सितंबर यानी कि 19 सितंबर को इसका उद्घाटन किया गया है। सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं। ठीक है, ये भी आपको बात। अच्छा एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, हालांकि हमने कई बार आपको बताया है, ये जो सहकारिता मंत्रालय है, क्या सहकारिता मंत्रालय, ये किस वर्ष जो है इसका वो बनाया गया, सहकारिता मंत्रालय। एक बार ये प्रश्न पूछा गया है, हो सकता है आपसे दोबारा फिर पूछ लें। बताइए सहकारिता मंत्रालय को कब बनाया गया था, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी, मुझे कमेंट में जो है इसका आंसर बताइए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट है, विश्व शांति दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 20 सितंबर, 21 सितंबर, 22 सितंबर, 23 सितंबर। जल्दी बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 21 सितंबर। क्या 21 सितंबर, बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए, तो विश्व शांति दिवस प्रतिवर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। थीम क्या है, शांति की संस्कृति का क्या करना है, विकास करना है। स्थापना इसकी कब हुई थी, 1991 में हुई थी। किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1991 में इसकी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। इसके अलावा इस दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा मुख्यालय में संयुक्त राष्ट्र पीस बेल को बजाया जाता है, और इस पीस बेल को बेसिकली जापान के द्वारा अमेरिका को दिया गया था, याद रखिएगा इस पॉइंट को भी। और जिस तरीके से इस समय जो है वैश्विक पटल पर क्या है,
वैश्विक पटल पर युद्ध की स्थिति है, कभी जो है रूस का किसी के साथ, कभी यूक्रेन का किसी के साथ, कभी इजराइल का किसी के साथ, इस तरीके से जो है क्या कहते हैं स्थितियां इसमें बहुत ही बदतर हैं, बहुत ही खराब हैं। ऐसे में विश्व में शांति की स्थापना के लिए, सौहार्द की स्थापना के लिए विश्व शांति दिवस यानी कि वर्ल्ड पीस डे मनाया जाता है। ये भी आपको क्या करना है, विशेष तौर पर ध्यान देना है। ये प्रश्न इस बार जो है क्या हो सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, बिकॉज ऑफ इस बार जो है संघर्ष अपने आप में क्या है, बहुत ही ज्यादा रहा है। और आज आपके लिए एक प्रश्न भी मुख्य परीक्षा का इसी पर है, जिसका उत्तर बेसिकली आपको क्या करना है, लिखना है। हो सकता है कल परसों में जो अभी यूपीएससी का आपका जो है पेपर हो रहा है मेंस का, वहां पर हम लोग क्या करेंगे, जो पेपर्स उसके जीएस के वगैरह के हुए हैं, एसए के हुए हैं, उन पे हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो इसका फायदा क्या होगा कि पीसीएस में जो आपके मुख्य परीक्षा के जो क्वेश्चंस होंगे उसका आपको एक मोटा मोटा एनालिसिस आपको हो जाएगा। क्या यूपीएससी यानी कि जो अभी परीक्षा हो रही है मुख्य परीक्षा मेंस की, क्या उनके पेपर की एनालिसिस कराना सही है या नहीं सही है? आप चाहते हैं अगर हैं कि उसकी मैं एनालिसिस करा दूं मुख्य परीक्षा यूपीएससी की, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी सहमति दर्ज कराएं। अगर आप लोग सहमत होंगे तो मैं पेपर का डिस्कस करा दूंगा। पहले मैं देखना चाहता हूं कि क्या आप लोग एग्री हैं इस बात से कि नहीं है। ठीक है, तो अगर आप एग्री हैं तो तुरंत लिख दीजिए हाँ यानी या एस। ठीक है, तो हम एक बार डिस्कस कर लेंगे सारे पेपर्स पे उसके। ओके, तो उसमें एसए भी रहेगा आपका, उसमें निबंध भी रहेंगे, सभी पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है और किस तरीके से पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो अनुराग गर्ग, अनुराग मिश्र, अतुल राज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली अभी हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनसीबी बोलते हैं, तो इसका महानिदेशक बेसिकली अभी हाल ही में अनुराग गर्ग जी को जो है क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट सेम एज इट इज वही जो हमने आपको बताया कि अनुराग गर्ग को एनसीबी का नया क्या किया गया है, महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वे 23 मई 2026 तक अपने पद पर जो है रहेंगे। इसके अलावा एनसीबी की अगर बात करते हैं तो एनसीबी की जो स्थापना हुई थी भाई साहब, कब हुई थी? एनसीबी की स्थापना 17 मार्च 1986 को हुई थी। या केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और एनसीबी के बारे में आप लोगों को डिटेल्स जानकारी होगी कि जो भी नशीले पदार्थ होते हैं या जो भी इस प्रकार के जो है इनकी अवैध तस्करी की जाती है, ऐसे चीजों पर रोक लगाने के लिए बेसिकली एनसीबी कार्य करता है, जिसके मुख्यालय या उनके कार्यालय कई शहरों में स्थापित हुए हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। ओके, चलो। और एनसीबी के अगर आप साइट पे जाएंगे, वेबसाइट पे जाएंगे, तो वहां पर इनके फोन नंबर्स दिए रहते हैं, उन पर आप जो है कॉल करके, यदि आपको कहीं पर लगता है कि यहां पर अवैध कारोबार हो रहा है, नशीले पदार्थों का कारोबार हो रहा है, कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हानिकारक हैं, तो ऐसे चीजों की शिकायत करने के लिए ये जो एनसीबी की जो साइट है, ठीक है, वहां पर जाकर के आप उनके नंबर पे जो है मेल या कॉल कर सकते हैं। उनकी वेबसाइट पर मेल भी दिया गया है और फोन नंबर्स भी दिए गए हैं कि आप वहां पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी आप लोग जो है एनसीबी की साइट पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसको नोट करके लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के द्वारा भारत को 297 कलाकृतियों को वापस किया गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। और कई बार मैं आपसे कहता हूं, जिस प्रश्न को मैं कहूं, वैसे तो सभी प्रश्न मेरे महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन जिस प्रश्न को मैं कहा करूं कि यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है या वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा प्रश्न तो आपके दिल दिमाग में पूरी तरीके से बैठ जाना चाहिए। ध्यान रख लेना इस बात का, क्योंकि मैं आपको पता होगा मैं अनवांटेड करंट नहीं कराता हूं। और अगर मैं कहूं कि ये इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब कि आपको उस प्रश्न को भूलना बिल्कुल नहीं है किसी भी। अगर आप इस ऐसे प्रश्न को भूल जाते हो तो वो आपके लिए क्या होगी, अक्षम में गलती मानी जाएगी। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बताओ मुझे फटाफट कि कौन सा ऐसा देश है जहां पर 297 कलाकृतियों को वापस करने का निर्णय लिया है उस देश ने? कौन सा देश है? ब्रिटेन, अमेरिका, चीन या फिर फ्रांस? तो इसका उत्तर बताइए मुझे फटाफट। आप लोग अगर न्यूज देखते होंगे तो आपको ये पता होगी, तो वो देश कौन सा है? वो देश है भैया जी आप लोग का अमेरिका। और अभी आपको पता होगा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है अमेरिका की यात्रा की गई थी। और ऐसे में दरअसल अमेरिका ने भारत को 297 कलाकृतियों को वापस करने का फैसला लिया है। और ये बेसिकली कलाकृतियां भारत से जो है अवैध तस्करी के माध्यम से, चोरी के माध्यम से वहां पर पहुंचाई गई थी। ठीक है, और इसी सिलसिले में वर्ष जो है जुलाई 2024 में जो है अमेरिका और भारत के मध्य में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किया गया था। इसी के परिप्रेक्ष्य में इन कलाकृतियों को भारत को वापस किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है
क्या लिखा हुआ है यहां पे कि अमेरिकी विदेश विभाग के ब्यूरो ऑफ एजुकेशन एंड कल्चरल अफेयर्स और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए जुलाई 2024 में एक सांस्कृतिक संपदा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यानी कि जो भी हमारी सांस्कृतिक संपदाएं होती हैं उनका कंजर्वेशन हम कर पाए, उनका संरक्षण कर पाए, इसी के दृष्टिकोण से जुलाई 2024 में इस पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था। और इसी के परिप्रेक्ष्य में जो है अमेरिका द्वारा 297 कलाकृतियों को भारत को वापस किया गया है। ठीक है, याद देखिएगा, यह कलाकृतियां भारत से चुराई गई थी और तस्करी के द्वारा पहुंची थी। क्या देखिएगा, ठीक है। इसके आगे अधिकांश कलाकृतियां पूर्वी भारत की टेराकोटा से बनी हैं। याद रखिएगा, इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, जबकि शेष कलाकृतियां पत्थर, धातु, लकड़ी और हाथी दांत से बनी हैं और उनका संबंध देश के विभिन्न भागों से है। इसलिए यह भारत की प्राचीन विरासत, प्राचीन संस्कृति परंपराओं के लिए जो है क्या थी, महत्वपूर्ण थी। याद रखिएगा इस पॉइंट टॉपिक को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 सितंबर, 24 सितंबर, 22 अगस्त या फिर 23 अगस्त। फटाफट मुझे इसका आंसर आप लोग बताइए कि विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व गैंडा दिवस बेसिकली ए यानी कि 22 सितंबर को मनाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइनो भी बोलते हैं। ठीक है, और तो फिर भैया पहला पॉइंट क्या है भाई, सेम ही कि विश्व गैंडा दिवस प्रतिवर्ष 22 सितंबर को मनाया जाता है। गैंडा यानी कि राइनो की 5 प्रजातियों के बारे में क्या जागरूकता फैलाने हेतु यह दिवस मनाया जाता है। और आपको पता होगा कि भारत में एक सींग वाले गैंडे की प्रजाति मतलब जो है संख्या भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है। और जो सींग वाला गैंडा है बेसिकली अगर हम बात आयुसियन कैटेगरी की करें तो इसे क्या है, सुवेद्य श्रेणी या था जिसे हम वल्नरेबल श्रेणी बोलते हैं, उसमें इसको शामिल किया गया है। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए क्या है, महत्वपूर्ण हो जाता है। अब एक शब्द हमने आपसे से इस्तेमाल किया आयुसियन और दूसरा हमने शब्द इस्तेमाल किया क्या, सुवेद्य, जिसको हम लोग वल्नरेबल भी बोलते हैं। ये दोनों प्रश्न आपके एग्जाम में पूछाता है कि आयुसियन क्या है। कई बार आईयूसीएन की फुल फॉर्म पूछ लेता है, मैंने आपको पहले ही बताया है, मैं फिर से बता दे रहा हूं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये अभी इसका जो है फुल फॉर्म है, लेकिन पहले इसकी फुल फॉर्म क्या थी डिटेल्स में कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, तो पहला वाला आप ये देखिएगा। हालांकि ओके, अब एक शब्द हमने क्या इस्तेमाल किया, सुवेद्य। तो प्रश्न यहां से कई बार पूछा जाता है कि बताओ स्टेंट में क्या आते हैं। ठीक है, नियर जो है स्टेंट में क्या होता है, वल्नरेबल श्रेणी में क्या कौन से जंतु आते हैं, ऐसा प्रश्न भी आपके एग्जाम पूछा जाता है। और कई बार जो है क्या होते हैं, किसी भी जो है जानवर या किसी भी अन्य चीज के बारे में आपसे पूछ लेता है कि ये जो है आईयूसीएन की जो है रेड लिस्ट में एक्सटिंक्ट में है या क्या कहते हैं वल्नरेबल में है या इंडेंजर्ड में है या डेंजर्ड में है। तो ऐसा प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए आता है। तो आज ही पर्यावरण की बुक जो भी आपके पास होगी, आप लोग जो है ऐसे आईयूसीएन की जो भी कैटेगरी है, टास्क नंबर 1 आपका है क्या, टास्क 1 है आईयूसीएन की जो भी कैटेगरी है आईयूसीएन, उसमें जो भी चाहे वो एक्सटिंक्ट वाले हों, चाहे वो क्या हो वल्नरेबल हो, चाहे वो डेंजर्ड हो, चाहे वो इंडेंजर्ड हो, उन सभी श्रेणियों को एक बार आप लोग क्या करिएगा, देख लीजिएगा। ऐसा प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसको कर लेना भाई साहब। ठीक है, मेरा जो है क्या कहते हैं माइंड जो है आप लोग के लिए जो है क्या रहता है, चलता रहता है कि भाई किसी तरीके से आप लोग का एग्जाम क्रैक हो नहीं हो। चलो नेक्स्ट है, तो अब एक क्वेश्चन और आपके लिए है कि विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया था, यही बताओ। यह भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रश्न। तो 20 अगस्त, 21 अगस्त, 20 सितंबर या फिर 21 सितंबर। फटाफट मुझे इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए, विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है। तो भैया जी लोग, जो विश्व अल्जाइमर दिवस है वो मनाया जाता है आपका 21 सितंबर यानी कि 21 सितंबर को। आइए हम लोग इसके बारे में फटाफट कुछ जानकारी को देखते हैं। पहला पॉइंट सेम एज इट इज वही जो हमने आपको बताया कि विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है, 21 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात थीम की करते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो थीम क्या है, डिमेंशिया पर कार्रवाई करने का समय, अल्जाइमर पर कार्रवाई करने का समय है। इसके अलावा अल्जाइमर में क्या होता है कि अल्जाइमर रोग में विशेष तौर पर व्यक्ति का मस्तिष्क क्या होता है, सिकुड़ने लगता है और
कोशिकाओं को नुकसान पहुंचने से याददाश्त जो होती है वो क्या होती है, वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है कहीं ना कहीं, यानी कि मस्तिष्क पर इसका जो है इंपैक्ट ज्यादा पड़ता है। इसके अलावा और सोच तथा व्यवहार भी प्रभावित होने लगता है, यानी कि आपकी थिंकिंग प्रोसेस और आपका जो है क्या है बिहेवियर है वो भी क्या होता है, चेंज होने लगता है। हालांकि व्यक्ति इसको जल्दी ध्यान नहीं देता है, बाद में जो है इसमें स्थिति खराब हो जाती है, व्यक्ति कोमा तक में भी पहुंच जाता है। इस पर आप लोगों को विशेष ध्यान देना। अच्छा, एक बात मैं यहां पर और ध्यान दूं कि इस समय थोड़ा सा वायरल फीवर, डेंगू, मलेरिया जैसे डिजीज जो है बहुत तेजी के साथ फैल रहे हैं। आपसे मेरी करबद्ध निवेदन है, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, एज ए टीचर, एज ए फ्रेंड मैं आपसे कह रहा हूं कि आप लोग प्लीज अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें। ये मेरी छोटी सी आपसे क्या है रिक्वेस्ट है। ध्यान रखना, जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, तो ही आप पढ़ाई बेहतर कर पाएंगे, अच्छी कर पाएंगे। अन्यथा आप जो है स्वास्थ्य के चक्कर में जो है परेशान रहेंगे और अपनी पढ़ाई से जो है चीजों से दूर रहेंगे आप। तो इसलिए आपसे मेरी निवेदन है, आपसे मेरा निवेदन है कि अपने ऊपर विशेष ध्यान दें। हल्का सा भी अगर आपको फीवर होता है, डॉक्टर के पास जाएं, उनसे कंसल्ट करें, जो भी मेडिसिन जो है, जो भी जांच लिखें आप उसको कराइए और फिर अपना ट्रीटमेंट कराइए। ठीक है, 2 दिन नहीं पढ़िएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा जो है पैनिक आपको नहीं होना है कि एकदम परेशान भी हो जाना है। लेकिन बस इस बात का ध्यान देना कि फीवर इस समय जो है तेजी के साथ चल रहा है। तो एज ए फ्रेंड, एज ए टीचर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है, आपका जीवन हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। आप खुश रहें, आप स्वस्थ रहें, यही हम आशा करते हैं आपसे। ओके, चलिए, लक्षण क्या होता है भैया अल्जाइमर में? अल्जाइमर में क्या होता है लक्षण कि याददाश्त कमजोर होना, ये एक इसका सिम्टम्स होता है बेसिकली अल्जाइमर का। सोचने में कठिनाई, ये भी इसका क्या कहते हैं सिम्टम है। इसके अलावा तर्क वितर्क करने में समस्या, मतलब आप डिबेट नहीं कर पाते हो। क्यों नहीं कर पाते हो? सिंपल सी बात है, अल्जाइमर में क्या होता है, मस्तिष्क पर इसका इंपैक्ट पड़ता है, आपकी सोचने समझने की क्षमता क्या होने लगती है, क्षीण होने लगती है, इसलिए आप तर्क वितर्क नहीं कर पाते हो। ठीक है, यानी कि डिबेट नहीं कर पाते हो ओवरऑल। इसके अलावा व्यवहार में बदलाव, आपके बिहेवियर में चेंज हो जाएगा और अवसादों से आप जो है हाइपरटेंशन से, टेंशन से क्या हो जाएंगे, ग्रसित हो जाएंगे। ये सब अल्जाइमर का क्या है, सिम्टम है। खतरनाक बीमारी है, लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, बाद में जो है ये बड़ी बीमारी के रूप में आपके सामने आती है और कोमा जैसी खतरनाक की स्थिति में भी आप जा सकते हैं। इसलिए प्लीज डोंट अवॉइड योर ऑल टाइप्स ऑफ डिजीजेस। ओके, नाउ तो अब आते हैं हम आज के अभ्यास प्रश्न पर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न आपके लिए। एसडीजी 13 का संबंध किससे है? एसडीजी के बारे में मैंने आपको कई दिन पढ़ाया है। यूपी पीसीएस का जो क्रैश कोर्स है वहां पर भी हमने आपको 17 एसडीजी गोल्स के बारे में पढ़ाया है। तो भैया जी लोग, अगर आपने अभी तक अगर एसडीजी गोल्स नहीं पढ़े हैं तो भैया जी लोग उसको पढ़ लीजिए। एसडीजी गोल्स मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, 17 गोल्स हैं ये, और 17 गोल्स में से एक ना एक गोल जो है आपसे पूछ लेता है। जैसे कि यहां पर पूछा है कि 7 जो है एसडीजी 13 का संबंध किससे है? जलवायु परिवर्तन से है, समानता में कमी से है, या फिर जल के नीचे जीवन से, या फिर भूमि पर जीवन से है। मुझे इसका उत्तर फटाफट बताइए। अगर नहीं आता होगा तो आज ही तुरंत गूगल पे सर्च करिए, 17 के 17 जो है एसडीजी गोल्स अपने जो है कॉपी में नोट डाउन करिए, उसको रटिए और इसका उत्तर मुझे बताइए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर सही बताएंगे। अगर आप सजग विद्यार्थी हैं, ठीक है, किसी के मैसेज का वेट कर रहे होंगे तब तो अलग बात है, जाइए करिए मैसेज, मिलिए किसी से। लेकिन सजग विद्यार्थी हैं, ठीक है, लक्ष्य को निर्धारित कर किया है आपने। अगर लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसका उत्तर देंगे। नहीं आता होगा 1 मिनट का समय निकालिए, गूगल पे सर्च करिए फटाफट, ठीक है, और फिर मुझे इसका बताइए उत्तर। सही हो गलत हो कुछ भी हो, शर्म मत करना, हेजिटेट मत करना कि कोई आपके कमेंट को देख रहा होगा। अरे कौन आपको जानता है भाई साहब, दुनिया भर के लोग कमेंट करते हैं, कोई किसी को जानता है क्या? जानेगा तो जाने, इससे क्या दिक्कत है। आप कमेंट करिए बिल्कुल जो है बिना किसी लोड के। ओके, अब आते हैं हम लोग आज के मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न पर पीसीएस के। ठीक है, आल्सो यूपीएससी, आप जिस भी एग्जाम में मुख्य परीक्षा में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वहां पर इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है बेसिकली आपका आईआर का क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय संबंध का, जीएस पेपर 2 का पेपर जो है ये सिलेबस है। ठीक है, तो बताना है आपको कि अंतरराष्ट्रीय शांति और संघर्ष विराम हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा किए गए प्रमुख प्रयासों पर चर्चा कीजिए। यानी कि अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित हो सके, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के मानक जो है अच्छे से हो सके, संघर्ष विराम पर रोक लगे, इसको करने के लिए बेसिकली इसको स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने कौन कौन से कदम उठाने हैं, उन कदमों की आपको क्या करनी है, चर्चा करनी है उन पर। यही आपको पॉइंट यहां पर लिखना है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है, वैसे प्रश्न टफ है आपके लिए, थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो आप इसको लिख ले जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप इसकी प्रैक्टिस घर पे
जरूर करते हो। अगर मेहनत करके मैं एक प्रश्न आपके लिए देता हूं तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है इस पर फोकस होंगे और इस पर प्रैक्टिस अवश्य करते होंगे। यदि मेरे साथ आप एक क्वेश्चन भी डेली लिखते हैं, यकीन मानिएगा कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी और आपका सिलेक्शन जो है जल्दी से जल्दी हो जाएगा। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और मुझे उम्मीद है कि आप जो है सिलेक्शन लेके मुझसे मिलने जरूर आएंगे, ठीक है। इनफैक्ट मैं आपको खुद पार्टी दूंगा, आप जब बोलेंगे, जहां बोलेंगे मैं आपको घुमा सकता हूं, आपको मैं कुछ खिला पिला दूंगा, लेकिन मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप ईमानदारी पूर्वक अपनी पढ़ाई करेंगे और अपना सिलेक्शन ले लेंगे, ठीक है। फिर ऑल द बेस्ट, कल मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।